तो अब हमने बात करी थी, अब हमने इस स्लाइड से पहले बात करी थी बिजनेस साइकिल्स के बारे में कि कैसे पता लगता है कौन सी बिजनेस साइकिल है, कैसे पता लगता है कि टॉप है, ट्रफ है, पीक है, और इसमें क्या क्या एक्सपेंशन में क्या हो रहा होता है, पीक में क्या होता है, रिसेशन में क्या हो रहा होता है, ट्रफ में क्या हो रहा होता है। अभी हमने इस सब की बात करी। फिर हमने ये भी बात करी कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा हो, जो एक्चुअली बिजनेस में हो रहा हो, जो एक्चुअली जीडीपी में, जो एक्चुअली इकोनॉमी में हो रहा हो, वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट ना करे। हो सकता है उसको रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाए। तो अब हम डिसीजन कैसे लेंगे? तो मैंने एक बार आईटी सेक्टर की बात बिल्कुल भी नहीं करी थी आपसे कि आईटी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन जीडीपी का, तो उसको हम किस फेज में डालेंगे? तो आईटी सेक्टर को मुझे समझ नहीं आता किस फेज में हम डाल सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर तो जनरली चल ही रहा होता है। अब क्या होता है कि आईटी सेक्टर का इन सारे सेक्टर्स के साथ जनरली कोई कोरिलेशन नहीं होता। हमारा आईटी सेक्टर किस तरीके से काम करता है? इन्फोसिस, टीसीएस और एल&टी इन्फोटेक और क्या कहते हैं एचसीएल टेक जैसी कंपनी, जो ये वाली कंपनीज हैं, ये क्या काम करती हैं? ये कोई इनोवेशन नहीं करती। जैसे मान लो यूएसए के अंदर कोई इनोवेशन होता है या ऑस्ट्रेलिया में कोई इनोवेशन होता है या कोई बंदा यूएस में बैठ के दिमाग लगाता है, तो उसके बाद का जो बैकएंड का काम होता है, जो सर्विस बेस्ड काम होता है, जो सर्विस वाला काम होता है, वो हमारी ये कंपनीज करती हैं। अब मान लो इनके पास कोई नया इनोवेशन नहीं आया, इनके पास कोई ज्यादा ऑर्डर नहीं है, तो ये कुछ काम नहीं करेंगी। मान लो इनके पास कोई ऑर्डर आ गया तो ये सर्विस बेस्ड काम अपना करना लग जाएंगे। तो कितना अच्छा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है ये। तो इसमें हम किसी सेक्टर में इसको नहीं डाल सकते, मतलब किसी फेज में सेक्टर को नहीं डाल सकते आईटी सेक्टर को। तो हम आईटी सेक्टर को मतलब इसमें हम कब इन्वेस्ट करेंगे? जब इसकी पीई भी लो है और ईजीआर भी लो है। याद करो हमने बात करी थी, हमने ये बात करी थी कि हम तो भाई तभी खरीदना प्रेफर करते हैं जब उसको कोई भी नहीं देख रहा होता। जब उसे कोई नहीं देख रहा होता हम तो तभी खरीदना प्रेफर करते हैं। तो मान लो पीई भी लो है, पीई कैसे चेक करेंगे आईटी सेक्टर की? मान लो चेक करनी हो तो आप गए यहाँ पे एनएसई की वेबसाइट पे गए और यहाँ आपने सर्च किया, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको करके, निफ्टी पीई आपने सर्च किया। निफ्टी पीई सर्च करने के बाद आप नीचे गए, आप एनएसई इंडिया की वेबसाइट के ऊपर गए, यहाँ आपने निफ्टी 50 डाला और यहाँ आपने निफ्टी आईटी पे चले गया। तो अभी हम निफ्टी आईटी ढूंढते, निफ्टी आईटी हमको मिल गया। तो यहाँ हमने अपनी डेट्स डाल दी। तो जैसे मान लो कि अभी जून की मैं डाल रहा हूँ, 1 जून से लेके 25 जून तक की मैंने डेट डाल दिया। मैं ऑल पे चला गया तो मैं देख रहा हूँ निफ्टी आईटी की अभी पी ही क्या चल रही है। तो मेरे को यहाँ देखने को मिल जाती है निफ्टी आईटी की पी 18.17 के आसपास। तो बहुत सही, मतलब सस्ता मिल रहा है निफ्टी आईटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें इन्वेस्ट करने में। लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लेना, मैं बता रहा हूँ डिसीजन बिल्कुल एंड में लेंगे। मैं आपको एक सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो और किस क्या क्या करना है, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग वाली चीजें कहाँ रखनी है, बाकी चीजें कहाँ रखनी है, तब हम डिसीजन लेंगे। तो अब हमने बात करी आईटी सेक्टर को हम किसी फेज में नहीं डालते, लेकिन हम देखते हैं जब भी सस्ता है तो हम कर लेंगे। तो अब हमें ये सारी चीजें समझ आ गई। तो अब हमें एक बहुत जरूरी चीज समझनी है कि जब हम किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उसमें जनरली लमसम इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। कि मान लो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत सस्ता हो रखा है तो हम उसमें सिर्फ तो करेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे, हम तो एक साथ सारा पैसा डाल देंगे और जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर महंगा होगा तो हम उसे बेच देंगे। बिल्कुल सही। तो इसके हमें क्या देखना है? इसके लिए हमें दो चीजें फिर से देखनी है, पीई और अर्निंग ग्रोथ रेट। पीई दिखाएगी हमको क्या कि सेंटिमेंट क्या है। तो हमें तो पसंद है लो सेंटिमेंट पे खरीदना, हाई सेंटिमेंट पे बेचना। लो सेंटिमेंट लोगों को रखा होगा हम खरीद लेंगे और जब हाई सेंटिमेंट होगा हम बेच देंगे। तो पीई लो चाहिए हमको और अर्निंग ग्रोथ रेट, तो हम पिछले कुछ सालों की अर्निंग ग्रोथ रेट देख लेंगे। तो उससे हम चेक करेंगे कि अर्निंग ग्रोथ रेट कैसी चल रही है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि अर्निंग ग्रोथ रेट कम है या ज्यादा है। तो अगर पीई भी कम है, ईजीआर भी कम है, तो हम इन्वेस्ट करना प्रेफर कर देंगे। मान लो इन दोनों में से कोई एक कम हो तो भी हम इन्वेस्ट कर देंगे। याद करो हमने बात करी थी, एक बार मैं फिर से आपको उधर दिखाई देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, यहाँ पे तो इसमें हम चेक कैसे करने वाले हैं, ये हम इधर जाके चेक करेंगे। जैसे ये सेक्टर्स मैंने खोल लिया, सेक्टर्स का मैंने डेटा निकाल रखा है, आप इस डेटा को खुद निकालेंगे या फिर आप मुझसे ऑनलाइन मांग सकते हैं, मतलब ईमेल पे मांग सकते हैं कोर्स कंप्लीशन के बाद। तो आईटी पे मैं गया, यहाँ पे मेरे पास आईटी का 2017 तक का डेटा है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ पूरा का पूरा। तो मैं बस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभी सेक्टर्स कितने ज़्यादा इरेशनल हो जाते हैं और हमें बचना है उस इरेशनलिटी से। तो हम 1997, 1998, 1999 पे हम आ गए हैं। 2000 में आप देखो, 2000 में इतना ज़्यादा इरेशनल हो गया सेक्टर, इतना ज़्यादा इरेशनल हो गया कि यहाँ पे पीई 200, मतलब 5 जन 2000 को देखोगे तो जो पीई थी पूरे सेक्टर की पीई थी, पूरे सेक्टर की, एक इंडिविजुअल स्टॉक की 203 की पीई थी, 203 की पीई 5 जन 2000 को, एक सेक्टर की पीई इतनी हाई। फिर आप ध्यान से देखो 22 फेब 2000 को 400 की पीई हो गई, 21 फेब को 420 की पीई थी, मतलब 420 की पीई थी पूरे के पूरे सेक्टर की। मतलब इतना हाई, लोग मतलब ₹1 कमाने के लिए लोग 420 रुपए देने को तैयार थे। ये वो वाला टाइम था जब एक आईटी बबल था, ये आईटी बबल जो था ये बन गया था और ये एकदम से बर्स्ट हुआ था। फिर आप देखोगे जो 420 की पीई थी, फिर थोड़े टाइम बाद जब ये बबल बर्स्ट हुआ है, गिर गिर के 100 से भी कम हो गई और फिर थोड़े टाइम बाद अगर आप चेक करोगे सिर्फ 25 की। तो सोचो, मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करो और 2 मिनट का मौन रखो उन लोगों के लिए जिन्होंने 400 की पीई पे इस आईटी के अंदर इन्वेस्ट किया होगा। सोचो 400 की पीई पे जो आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो
कितनी हाई सेंटीमेंट पे कितनी हाई अर्निंग्स होगी तब ये पीई हो रखी होगी। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले और हम किसी का ऐसा मजाक भी नहीं उड़ाएंगे जिसने किया है, लेकिन हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि गलती हमसे भी हो सकती है, गलती किसी और से भी हो सकती है। लेकिन अब हमें क्या सीखना है, अब हमें ये चीज सीखनी है कि हम तो भाई तभी इन्वेस्ट करेंगे जब उन दोनों में से कोई एक चीज कम होगी, या तो मतलब पीई कम है, तो मतलब बेस्ट टाइम क्या है किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, जब पीई भी कम है और उसका ईजीआर भी कम है। लेकिन हमेशा ही मिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब ऐसा हो सकता है कभी कभी मिल जाए, कभी कभी ना मिले। तो हम क्या बोलते हैं कि मान लो पीई भी कम है और ईजीआर भी कम है, किसी भी सेक्टर का पीई भी कम है, ईजीआर भी कम है किसी सेक्टर का, और उसकी साइकिल आने वाली है, मतलब उसकी साइकिल आने वाली है, फेज 1 फेज 2 फेज 3 की हमने बात करी थी, तो उसकी साइकिल भी आने वाली है। तो ये तो बेस्ट टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का उस सेक्टर के अंदर। मान लो सिर्फ पीई कम है लेकिन ईजीआर हाई है, और हमें पता है कि साइकिल के आसपास है, मतलब पीई कम है ईजीआर हाई है लेकिन हम साइकिल के अंदर है, तो भी हम इन्वेस्ट करना शायद प्रेफर कर देंगे। मान लो पीई ज्यादा है लेकिन ईजीआर कम है और साइकिल है, तो हम क्या कर देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे। बिना साइकिल के मतलब इन्वेस्ट करने का सेक्टर्स में मेरे को इतना मजा नहीं आता कि मतलब साइकिल ही नहीं है उसकी, मतलब अभी वो फेज आ ही नहीं रहा और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लो कि पीई भी हाई है और ईजीआर भी ऑलरेडी हाई हो गया है और साइकिल भी है या नहीं भी है, तो उसके अंदर हम बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करने वाले। तो हम कब इन्वेस्ट करेंगे, या तो पीई कम हो या तो ईजीआर कम हो और उसकी साइकिल आने वाली हो, मतलब उसका फेज जो है वो आने वाला हो। तो हमने 4 फेजेस की बात करी थी यहाँ पे कि फेज 1 में किस में इन्वेस्ट करना है, फेज 2 में किस में करना है, फेज 3 में करना है और फेज 4 में किस में करना है। तो मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया था कि अभी हम किस फेज में हैं। तो 2019 के एंड तक हुआ क्या था कि मेरे को ऐसा लग रहा था, हमें ऐसा लग रहा था कि फेज 1 से हम निकल के फेज 2 में जा चुके हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था 2019 के एंड में फेज 1 से निकल के फेज 2 वाली फीलिंग इसलिए आ रही थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी आरबीआई ने बहुत ज्यादा गिरा दिए थे, बैंक्स ऑलरेडी बहुत महंगे हो गए थे, ऑटो भी महंगा हो गया था, रियलिटी तो काफी टाइम से महंगा चल रहा था, चलो रियलिटी की 1 मिनट बात नहीं करते, तो बैंक्स में ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा हाई हो गया था। और इंफ्रा के ऊपर अब जो बात हो रही थी वो इंफ्रा के ऊपर हो रही थी, क्योंकि इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है हमारे इंडिया का जो 2007-2008 में बहुत ज्यादा हाई था। उसके बाद क्या हुआ है, इंफ्रा की अर्निंग्स बहुत ज्यादा गिरी हैं, इंफ्रा की ईजीआर बहुत कम है, लेकिन इंफ्रा के जो पीई है, पीई उसको इतना सपोर्ट नहीं कर पाए, मतलब अर्निंग ग्रोथ रेट इस टाइम पे अगर हम 2020 की बात करें तो अब इंफ्रा का पीई जो है बढ़ गया, अब इंफ्रा का पीई बढ़ रहा है 29-28 के आसपास होगा, अभी हम चेक करेंगे। लेकिन जो अर्निंग नहीं आई है इंफ्रा के अंदर, तो इंफ्रा इज अ वेरी गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट, तो मैं इंफ्रा के अंदर इन्वेस्ट कर भी रहा था। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई 2019 से 20 के बीच में, प्रॉब्लम क्या होगी, कोरोना आ गया। तो कोरोना आने की वजह से क्या हुआ, तो बिजनेसेस वगैरह सारे बंद हो गए, सब प्रॉब्लम आने लग गई। तो फिर वापस अब आरबीआई ने क्या किया, वापस आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने शुरू किए कि लोग ज्यादा से ज्यादा बैंक से लोन ले, गाड़ियां खरीदे, घर खरीदे, तो आरबीआई ने वापस इंटरेस्ट रेट शुरू करने लगे हैं। तो मतलब हम फेज 1 और फेज 2 के बीच में है। तो मतलब कौन कौन सी कंपनीज में अभी इस टाइम पे इन्वेस्ट करने का, मतलब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम की बात हो रही है कि किस टाइम में, मतलब बेस्ट कंपनीज कौन कौन सी है। हम बैंक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बैंक्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं, बैंक्स की अर्निंग भी है, बैंक्स के पास हायर पीई भी है, तो बैंक्स ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। फिर एक इंफ्रा बहुत अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंफ्रा के अंदर अर्निंग्स नहीं है लेकिन थोड़ी पीई हाई हो गई है। फिर एक आईटी बहुत अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आईटी के अंदर अर्निंग्स भी ठीक ठीक है लेकिन उसकी जो पीई है बहुत लो है, और मतलब आईटी इज अ वेरी बूमिंग सेक्टर। काफी टाइम से ऐसा हुआ है कि आईटी के पास कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन ज्यादा हाई लेवल पे नहीं आ रहे। तो आईटी एक अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए इस टाइम पे, और एक इंफ्रा भी काफी अच्छा सेक्टर है इन्वेस्ट करने के लिए। बैंकिंग बहुत अच्छा है, लेकिन बैंकिंग ऑलरेडी महंगा हो गया, लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी बैंकिंग खरीद के बैंकिंग को महंगा कर दिया है। लोग इंफ्रा भी खरीद रहे हैं इस टाइम पे, इंफ्रा भी थोड़ा महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रा में अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं है। तो भी आपने डिसाइड कुछ नहीं करना, डिसाइड तो हम एंड में करेंगे कि कौन से वाले में जाना है। फिर थोड़े टाइम में ऐसा भी हमें लग सकता है कि कुछ टाइम बाद सीमेंट अगर सस्ता मिल रहा होगा, स्टील वाले सेक्टर सस्ता मिल रहा होगा, ऑयल मिल रहा होगा तो वो वाला भी खरीद लेंगे, कभी एफएमसीजी सस्ता मिल रहा होगा तो वो खरीद लेंगे, फार्मा सस्ता मिल रहा होगा तो वो खरीद लेंगे। तो खरीदना कैसे, उस सब की बात अभी मैंने नहीं करी आपसे। मतलब सबसे प्रेफरेबल टाइम क्या होता है, पीई भी लो चल रही है, अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो चल रही है और साइकिल आ गई उसकी, मतलब उसका फेज आ गया। तो मैं एक बार प्रेजेंटेशन पे आ जाता हूँ। तो हमने ये बात करी, तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं, अब हम एक बार इस चीज की बात कर लेते हैं कि ये तो चलो हमें समझ आ गया, लेकिन अब कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, वी लाइक टू बाय दो सेक्टर्स विच आर कंप्लीटली निग्लेक्टेड, जिनको कोई भी नहीं देख रहा था, जिनको के ऊपर कोई नजर नहीं आ रही थी, टीवी में कुछ नहीं आ रहा था, बिजनेस न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ नहीं आ रहा था, एंड सेल देम व्हेन दे आर हॉट, और हम उसे तब बेचेंगे जब वो बहुत हॉट हो जाएगा। इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पीई भी देखनी पड़ेगी, अर्निंग ग्रोथ रेट भी देखनी पड़ेगी, और किस फेज में हमें वो भी चेक करना पड़ेगा। और अवॉइड गोइंग डाइंग सेक्टर्स, इसकी हमने बात करी कि वी लाइक टू बाय दो सेक्टर्स विच आर कंप्लीटली निग्लेक्टेड, मतलब पीई भी बहुत कम है, ईजीआर भी बहुत कम है, साइकिल आने वाली है, और हम कब उसे बेचेंगे, जब वो हॉट हो जाएगा, मतलब उसकी जब पीई भी बहुत हाई हो जाएगी, उसकी ईजीआर भी बहुत हो जाएगी। बहुत ध्यान से मैंने आपको बताया था कि पीई तो आप यहीं से देख सकते हो, किसी के भी आपने सेक्टर की, जैसे मैंने निफ्टी ऑटो का, जस्ट अ सेकंड, हाँ सेक्टर्स में जाके जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये निफ्टी आईटी है, ये निफ्टी आईटी है, मैंने यहाँ पे आईटी लिखा हुआ है, तो ये निफ्टी आईटी है। तो अगर आपने इसका निकालना है, मान लो किसी आपने अर्निंग निकालनी है, जैसे मैं आपको एक की अर्निंग निकाल के दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जैसे पीई चल रही है, तो अब मान लो
29 सितंबर 2017 को पी कितनी थी 16.95। एग्जांपल है, बिल्कुल एग्जांपल है। मान लो इस टाइम पे ऑटो का पॉइंट, मतलब अभी किस टाइम पे चल रहा है चेक ही कर लेते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स, तो मैंने निफ्टी आईटी इंडेक्स चेक किया तो ये 10,305 पे चल रहा है। कितने पे? ये निफ्टी 50 ही आ गया है, यस। जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी इंडेक्सेस की वेबसाइट पे जाके हम चेक कर लेते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स के बारे में। तो हमने क्या बात करी कि जो भी चीज़ सस्ती होगी हम वो खरीदेंगे, और कब बेचेंगे? जब वो महंगी हो जाएगी। तो यहाँ हमने निफ्टी आईटी का चेक किया, इसमें हमने फैक्ट शीट्स खोली एक बार, फैक्ट शीट्स हमारी यहाँ खुल गई, और हमने इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स खोल लिया अपने, कि इंडेक्स में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये हमारे यहाँ पे डाउनलोड हो गए इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी का हमारे पास ईटीएफ नहीं होता। अब जैसे मान लो अगर आपने बैंकिंग में इन्वेस्ट करना है, अगर आपने किस में इन्वेस्ट करना है, अगर आपने बैंकिंग के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो बैंकिंग में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बैंकिंग में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बैंक बीज है। बैंक बीज एक ईटीएफ है जिसमें आप बैंकिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें बैंकिंग की टॉप कंपनीज है, जो अच्छी है उसमें पैसा अपने आप डलता जाएगा, जो बेकार है उसमें पैसा कम होता रहेगा। लेकिन आईटी के लिए आपको कोई ऐसा आईटी बीज या आईटी के लिए आपको कोई इंडेक्स फंड नहीं है, तो इसमें हमें खुद करना पड़ता है। तो खुद कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं। तो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स खोले जब, तो यहां हमने देखा कि टीसीएस, मतलब मान लो अगर मैं आपको आज बोलता हूं कि आपने 100 रुपए कहाँ डालने हैं? निफ्टी आईटी में डालने हैं। तो 100 रुपए अगर आपको डालने हैं तो आप 27.44 जो यहाँ पे देख रहे हो 27.44 आपको टीसीएस में डालने पड़ेंगे, 26.95 आपको इन्फोसिस में डालने पड़ेंगे। आपको खुद डालने हैं पैसे, खुद आप डीमार्ट में जाओगे, टीसीएस खरीदोगे 27 रुपए 44 पैसे का, इन्फोसिस खरीदोगे 26 रुपीज का, एचसीएल टेक्नोलॉजीज खरीदोगे 11 रुपीज का, विप्रो खरीदोगे 10 रुपीज का, टेक महिंद्रा खरीदोगे 8 रुपीज का, माइंडट्री खरीदोगे 4.33 का, हेक्सावेयर खरीदोगे 3 रुपीज का, एनआईटी का 3, टाटा एलेक्सी 3 और जस्ट डायल 2 का। और क्या होगा ये देखो कब होता है चेंज? इंडेक्स रीबैलेंसिंग। बहुत ध्यान से, क्या लिखा है? इंडेक्स रीबैलेंसिंग सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने में। सेमी एनुअली मींस 1 साल, सेमी एनुअली मींस 6 महीने। हर 6 महीने में ये जो इंडेक्स के वेटेज है चेंज हो जाते हैं। हर 6 महीने में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इधर ही बिल्कुल सेम जगह पे आपको दिख जाएगा कि अब टीसीएस 27 से 28 हो गया, शायद इन्फोसिस 26 से 25 हो गया, एचसीएल 11 से 12 हो गया, विप्रो से 10 से 8 हो गया। तो ये अपने आप चेंज हो जाएगा, और ये होगा कब? हर 6 महीने बाद। तो हर 6 महीने बाद आप भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको चेंज कर लोगे। अब थोड़े ज्यादा स्मार्ट आप कहते हो मैं थोड़ा ज्यादा अपडेटेड रहना चाहता हूं, तो आप हर महीने भी कर सकते हो इसको। आप इसे हर महीने भी कर सकते हो। आप खुद चेक करिए कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो दिमाग लगा के आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन जनरली लोग 6 महीने में करना इसको प्रेफर करते हैं, तो आप इस तरीके से करोगे। इसकी अर्निंग कैसे निकालेंगे? पी तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, पी निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी तो मैंने जैसे यहाँ पे निकाली, तो निफ्टी आईटी की पी आ गई। हाँ, अब निफ्टी आईटी की पी मैंने कब की निकाली है? ध्यान से देखो, 24 जून की। 24 जून की पी कितनी है? 24 जून की पी है 18.17। तो ऐसे में हिस्टोरिकल डेटा पे चले जाता हूँ, हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे, जस्ट अ सेकेंड। तो मैं यहाँ हिस्टोरिकल इंडेक्स डेटा पे चला गया, और मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया? निफ्टी आईटी। यहाँ पे मैंने निफ्टी आईटी सिलेक्ट कर लिया। फिर मैंने टाइम पीरियड सिलेक्ट कर लिया कि मेरे को जून से चाहिए, मेरे को 24 जून का चाहिए। उसका हमने याद करो देखा था कितना था? 18.16 था। 18 मान रहे 1 मिनट के लिए, 18 है उसकी, मतलब 24 जून की कितनी है? 18 है। तो हम चेक कर लेते हैं कि निफ्टी आईटी को क्या था। क्लोजिंग देखते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था हमेशा क्लास देखते हैं, क्लोजिंग देखते हैं। तो इसमें क्लोज कितना पे हुआ है? 14581 पे। कितने पे हुआ है? 14,581 पे। तो एक बार मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ, 14,581 पे। तो याद करो हमने ये बात करी थी, एक सेकेंड बस मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 14581 ये निफ्टी का वो है, और ये कितनी पी कितनी थी? ऑलमोस्ट 18 थी। तो हमने बात करी थी कि किसी भी चीज की पी क्या होती है? पी रेशियो क्या होती है? प्राइस डिवाइडेड बाय इट्स अर्निंग्स। ये हमने बात करी थी। तो हमने उसके बाद ये भी बात करी थी कि इसको अर्निंग्स यहां चली जाती हैं और पीई रेशियो यहां जाता है। तो किसी भी चीज की अर्निंग्स क्या होती है? प्राइस डिवाइडेड बाय पीई रेशियो। हमें ये बात समझ आ गई थी। तो प्राइस को हम जब पीई रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अर्निंग्स आ जाएंगी। तो हम एक बार एक्सेल पे जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइस है हमारे पास और ये हमारी अर्निंग्स है। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है। इज इक्वल टू लगाते हैं। वैसे तो मैंने आपको एक्सेल सिखाया नहीं है, मैं आपको सिखा दूँ अभी जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग में आएंगे। 14581 ये है इसकी प्राइस, ये है प्राइस, निफ्टी आईटी का प्राइस है। पी कितनी चल रही है? 18। तो अर्निंग्स कितनी हो गई? 810.56, 810 मान लेते हैं, 810 हमारी अर्निंग्स हो गई। तो ऐसे आपने हर साल की अर्निंग्स निकालनी है। पहले पिछले 10 ईयर्स की अर्निंग चेक करनी है कि किस टाइप से अर्निंग बढ़ती है, और अब अपनी अर्निंग्स को चेक करना है कि कितनी अर्निंग्स हैं इसकी। फिर आपको किसी आप ऑनलाइन भी जाके पढ़ सकते हैं कि किस रेट से ये अर्निंग्स जो है बढ़ने वाली है आगे। ऑनलाइन जाके मतलब बहुत सारी ऐसे जैसे केपीएमजी वगैरह कंपनीज हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनी जो रिसर्च करती हैं और बोलती हैं कि निफ्टी आईटी मतलब जो आईटी सेक्टर है
इंडिया का किस स्पीड से ग्रो करेगा। तो उस हिसाब से आपको चेक करना है कि क्या अर्निंग ग्रोथ रेट लो है, और या फिर क्या फिर अगर हम देख रहे हैं तो क्या पीई लो है। पीई भी कैसे चेक करोगे, लास्ट 5 ईयर की पीई चेक कर लोगे, उससे आपको पता लग जाएगा पीई लो है या नहीं है। अर्निंग ग्रोथ रेट भी लास्ट 5 ईयर से चेक कर लोगे, आपको पता लग जाएगा लो है या नहीं है। तो अगर दोनों लो होंगे और साइकिल भी होगी, साइकिल तो जैसे आईटी में साइकिल हमने बोला नहीं देखते, तो दोनों चीजें लो होंगी तो हम खरीद लेंगे। तो अभी आईटी खरीदने का अच्छा टाइम है, आईटी आप खरीद सकते हो। लेकिन आईटी का कोई आईटी बीज नहीं है, तो आपको खुद ही वो बाइंग सेलिंग ऊपर नीचे वो खुद करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, जब तक नहीं आता। मान लो अगर आ जाता तो फिर तो हम खुद ही कर लेंगे, लेकिन अभी नहीं है तो हमें वो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो अब हमने आईटी की भी बात कर ली, हमने बात की कि हम कब खरीदते हैं, जब कोई नहीं खरीद रहा था। तो पीई से और ईजीआर से हम चेक कर लेते हैं कि निगलेक्टेड है बिल्कुल सेक्टर, और हम इसे खरीद लेंगे। और हम बेचेंगे कब, बाय कब करेंगे, बाय करेंगे जब निगलेक्टेड होगा, और सेल कब करेंगे, सेल करेंगे जब वो हॉट हो जाएगा, जब सारे खरीद रहे होंगे तब। तो डाइंग सेक्टर्स हमेशा अवॉइड करना है। डाइंग मतलब कैसे हो गया, मान लो एक टाइम ऐसा था जब टाइपराइटर्स की कंपनी बहुत चलती थी। एक टाइम ऐसा था जब सेल जो वो वाले फोन होते थे जिसको हम ऐसे करके वायर वाले फोन होते थे, बहुत चलते थे, आजकल नहीं चलते। तो ये सारे डाइंग सेक्टर हैं। तो एक टाइम पे ऐसा भी होता था कि बहुत ज्यादा लोग क्या करते थे, बाहर घूमने जाते होते थे, तो वो जनरली अलग अलग तरीके की गाड़ियों में घूमते थे। मतलब जैसे मैं यूएस की बात बता रहा हूँ, यूएस में ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी, बहुत सारी गाड़ियां थी जो उस टाइम पे चलती होती थी, और आज वो नहीं चल रही। जैसे इंडिया का अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान मोटर्स थी एक, वो क्या बनाती थी, हिंदुस्तान मोटर्स जो थी ये ऑटो कंपनी थी। तो हिंदुस्तान मोटर्स क्या बनाती थी, एम्बेसडर बनाती थी। लेकिन आजकल तो हिंदुस्तान मोटर्स को यूज ही नहीं करता, हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर बहुत ही रेयरली देखते होगे। तो ये एक डाइंग सेक्टर तो नहीं था, लेकिन ये कंपनी जो है वो डाई हो गई। हम बात कर रहे हैं डाइंग सेक्टर की। तो ऐसा ये किस लिए हुआ, क्योंकि ऑटो सेक्टर में पता लगाना कौन सी कंपनी अच्छी कौन सी कंपनी का बहुत मुश्किल आता है। तो हम क्या बोलते हैं, पूरा ऑटो सेक्टर ही खरीद रहे हैं हम। तो जो कंपनी अच्छी करती जाएगी उसमें पैसा ज्यादा जाता रहेगा, जो कंपनी बेकार करती जाएगी उसमें पैसा कम होता रहेगा। तो ये क्लियर है। लेकिन कोई डाइंग सेक्टर और कैसे हो सकता है, जैसे मेरे को लगता है कि मीडिया सेक्टर मेरे को समझ नहीं आता कैसा है। मीडिया सेक्टर मतलब हो गया न्यूज़पेपर वगैरह वाला हो गया, ये जो न्यूज चैनल्स पे सीएनबीसी टीवी 18 वगैरह ये सब आते हैं। हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ सालों में ये सब डिजिटाइज हो जाएंगे, सारे ऑनलाइन आ जाएंगे। तो ऐसे आपको खुद सोचना है कि कौन कौन से सेक्टर हैं जो डाइंग हो सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि कुछ अगले 5 से 7 सालों में बिल्कुल डाई हो जाए, और ऑयल हो सकता है 15 से 20 सालों में खत्म हो जाए, पर अगले 10 सालों के लिए तो मुझे लगता है नहीं कुछ होगा। 10 ईयर्स तो एटलीस्ट ऑयल में कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है 15 से 20 सालों के अंदर ऑयल बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए कि कौन कौन से डाइंग सेक्टर, और डाइंग सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मान लो लो पीई थी, ईजीआर भी लो थी, और आपने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन हुआ क्या है कि वो सेक्टर ही खत्म हो गया। वो सेक्टर ही खत्म हो गया तो आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा। तो इसलिए डाइंग सेक्टर में हम पैसा डालेंगे नहीं। फर्स्ट रूल हमेशा याद रखेंगे, डाइंग सेक्टर के अंदर हम कभी पैसा नहीं डालेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, नेवर लूज मनी। तो किसी भी ऐसे सेक्टर में जिसमें हो सकता है रिटर्न ज्यादा हो लेकिन पैसा डूब सकता है, तो उसमें हम नहीं डालने वाले। तो हाउ बैंक्स वर्क, तो मैं सोच रहा था हाउ बैंक्स वर्क आपको बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल एंड में इसकी बात करने वाले हैं। फिर हमने देखा कि मार्केट साइकिल होनी बहुत जरूरी है, तभी इन्वेस्ट करेंगे। पीई होनी बहुत जरूरी है, लो तभी इन्वेस्ट करेंगे। ईजीआर होनी चाहिए तो भी इन्वेस्ट करेंगे। मतलब साइकिल होनी चाहिए, मेन तो साइकिल है। अगर साइकिल आ रही है, उसका फेज आ रहा है, तो हम इन्वेस्ट कर देंगे। फिर हम पीई भी देखेंगे और ईजीआर भी देखेंगे, दोनों में से एक भी चीज कम होगी। पीई कम हुई तो भी इन्वेस्ट कर देंगे, ईजीआर कम हुई तो भी इन्वेस्ट कर देंगे। दोनों में से एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि साइकिल तो होनी चाहिए। साइकिल होने के बाद अगर पीई लो है, ईजीआर लो है, तो पक्का करेंगे, मजा आ जाएगा। पीई लो है, ईजीआर है तो भी कर देंगे। पीई हाई है, ईजीआर लो है तब भी कर देंगे। दोनों हाई है तो नहीं करेंगे, चाहे साइकिल हो तो भी। मान लो अब आपको लगता है कि बैंकिंग की साइकिल आने वाली है, मतलब बैंकिंग का टाइम आ गया, बैंकिंग बढ़ेगा, लेकिन आप देख रहे हो पीई भी हाई ऑलरेडी, अर्निंग ग्रोथ रेट भी ऑलरेडी हाई है। ऐसा होता नहीं जनरली, पर मान लो दोनों हाई हो रखा ऑलरेडी, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी महंगा हो गया। हम तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे जो कि बहुत सस्ता है, और कब बेचेंगे, जब वो महंगा हो जाएगा। तो क्या ये बहुत जरूरी है, मतलब कोई लोग मुझे बोलते हैं कि यार देख मैं उनमें तो इन्वेस्ट कर दूंगा, मतलब वो कहते हैं कि बैंक बीज में तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा जब टाइम आएगा। क्यों, क्योंकि बैंक बीज का तो ऑलरेडी बना पड़ा है बीज, तो इसमें मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, खुद बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे कहता है कि यार मैं इंफ्रा बीज में भी कर दूंगा, क्योंकि इंफ्रा बीज का भी अपने आप बना पड़ा है, तो इसमें भी कुछ मेरे को बाइंग सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को इंफ्रा बीज खरीदने जाके, इंफ्रा बीज एक स्टॉक की तरह अपने डीमैट में खरीद लेना है बस, और कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप अप डाउन होता रहेगा। बैंक बीज भी स्टॉक की तरह, मतलब मान लो आप 1 लाख का बैंक बीज खरीदते हो, तो वो 1 लाख का बैंकिंग सेक्टर आ गया, तो अपने आप अप डाउन होता रहेगा। इंफ्रा बीज में भी बहुत हमारे पास ये इजी होता है हमारे लिए, अपने आप ये सब होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम जैसे आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ऐसा बीज टाइप कुछ बना पड़ा है। आईटी सेक्टर के अंदर हो सकता है कोई म्यूचुअल फंड हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में तो हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो आईटी सेक्टर में आपको खुद ही टीसीएस को अप डाउन करना पड़ेगा, इन्फोसिस को अप डाउन करना पड़ेगा। तो कोई लोग मुझे बोलते हैं कि हम तो सिर्फ इन्हीं दोनों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम ये जो अप डाउन वाला काम है वो नहीं कर सकते। तो आप ये भी कर सकते हो। कोई कहता है कि हम तो ये दोनों भी करेंगे और ये वाले भी करेंगे, जिसके अंदर हमें खुद अप डाउन करना पड़ेगा, तो हम ये भी कर लेंगे। कोई मुझे कहता है कि मैं तो सेक्टर में आना नहीं चाहता, कहता मुझे सेक्टर इन्वेस्टिंग पसंद नहीं है, मुझे सेक्टर इन्वेस्टिंग समझ नहीं आती, तो मैं वो भी नहीं कहता। मैं कहता हूं चलो आपकी मर्जी है, योर मनी यू डिसाइड, तो आपको नहीं आना तो आप मत भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
लेकिन जनरली मैं बैंक बीच में भी करता हूँ, इंफ्रा बीच में भी करता हूँ और आईटी में भी अप डाउन कर रहा होता हूँ। तो ये इज इट रियली इंपॉर्टेंट का आपको आंसर मिल गया। हाउ बैंक्स बुक की भी बात करने वाले हैं। तो कैपिटलाइजेशन के हिसाब से क्या होता है, हमने बात करी थी कि माइक्रो कैप में हम जनरली माइक्रो कैप की हम बात नहीं करने वाले इस कोर्स में। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और ब्लू चिप। तो ब्लू चिप कंपनीज तो निफ्टी 50 के अंदर आ गई, निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर लार्ज कंपनीज आ गई। अब मिड का क्या होता है, मिड कंपनीज का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिखा देता हूँ। मिड कैप का एक ईटीएफ होता है, एक मिड कैप ईटीएफ होता है, तो इसके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें क्या देखना है, मिड कैप ईटीएफ 150, इसके अंदर भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने वेल्थ को, पैसे को बढ़ाने के लिए। मिड कैप ईटीएफ 150 के अंदर इन्वेस्ट हम कब करने वाले हैं, इसके अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे कि ये देखेंगे जब मिड कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई की इक्वल है, या फिर मतलब ये तो हम जनरली देखते हैं कि जब निफ्टी जूनियर की पीई निफ्टी 50 के इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं जब मिड कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई के इक्वल आ जाए तब इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं मिड कैप में। और सिमिलरली स्मॉल कैप में भी कब इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, स्मॉल कैप में भी मजा हमें तभी आएगा इन्वेस्ट करने में जब स्मॉल कैप की पीई किसके इक्वल आ जाए, निफ्टी 50 के पीई के इक्वल आ जाए, तो हम स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मॉल कैप की पीई बैंक की पीई के इक्वल आ जाए, तो बहुत ही मजा आएगा इन्वेस्ट करने में। लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ पीई नहीं चेक करनी, हमें क्या क्या चेक करना है, पीई भी देखेंगे हम इसके अंदर, ईजीआर भी इसके अंदर हम चेक करेंगे। अब मिड कैप का मतलब क्या, मिड कैप के अंदर भी सारे इंडस्ट्री सारी होंगी, लेकिन मिड कैप वाली कंपनीज होंगी, मतलब जो छोटी कंपनीज है मिड कैप के अंदर वो होंगी। स्मॉल कैप के भी अंदर इंडस्ट्री तो सारी होंगी, लेकिन इसके अंदर भी क्या होंगी, वो वाली कंपनी होंगी जो स्मॉल कैप में आती है। तो वो आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप में क्या आता है, निफ्टी मिड कैप में क्या आता है, और ये सब चीजें आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके बहुत इजीली। जैसे आप डाल रहे हो निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स, नीचे निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स हमने डाला है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये तो वैसे आएगा, लेकिन अगर हम डालते हैं निफ्टी मिड कैप 150, क्योंकि 150 का हमारे पास ईटीएफ है, निफ्टी मिड कैप 150 का हमारे पास ईटीएफ है। स्मॉल कैप में क्यों नहीं इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में 50-100 कंपनियां हैं, 50-100 कंपनियां हैं, लेकिन इसका कोई ईटीएफ नहीं है, तो मतलब आपको खुद रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, कौन सा ऊपर कौन सा नीचे, अपने आप अप डाउन करना पड़ेगा। तो स्मॉल कैप में अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कोई ईटीएफ आ जाए। अगर कोई ईटीएफ आ जाएगा, कोई इंडेक्स फंड आ जाएगा, तो हम स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर देंगे। अभी कोई ईटीएफ नहीं है, कोई इंडेक्स फंड नहीं है, तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, मिड कैप में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर तभी जब निफ्टी 50 की पीई निफ्टी मिड कैप के पी के इक्वल हो जाएगी। लेकिन डिसीजन एंड में बताऊंगा कब लेना है। तो यहाँ पे आप चाहोगे तो आपको दिख जाएगा निफ्टी मिड कैप, वैसे तो हम किसी गवर्नमेंट वेबसाइट को ट्रस्ट करते हैं यहाँ आ गया निफ्टी मिड कैप 150। तो इसके अंदर अभी हम चेक करने वाले हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है। तो ये बातें हमें समझ आ गई हैं सारी की सारी, जो हमने बातें करी यहाँ पे कि निफ्टी में क्या क्या, एक तो निफ्टी 50 था सबसे ऊपर, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, फिर उसके बाद मिड कैप हो गया, फिर स्मॉल कैप हो गया, फिर हो गया माइक्रो कैप। निफ्टी 50 की बात कर चुके हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर चुके हैं, माइक्रो कैप हम कह रहे हैं नहीं उठाने वाले, तो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप रह गया। तो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट तब करेंगे जब स्मॉल कैप की पीई निफ्टी 50 की पीई के इक्वल आएगी या नीचे आएगी। मिड कैप में भी इन्वेस्ट तब करेंगे जब मिड कैप की पीई निफ्टी 50 के इक्वल आएगी या नीचे आएगी। मतलब इसमें तो मेरे को मजाक कम आता है कि स्मॉल कैप बहुत छोटी कंपनी होती है, इनके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने का सबसे ज्यादा मजा आता है जब स्मॉल कैप की पीई बैंक की पीई के इक्वल आ जाए, तो बहुत ही मजा आता है इन्वेस्ट करने का। और हम ईजीआर भी चेक कर लेंगे, अर्निंग ग्रोथ रेट भी चेक कर लेंगे। मान लो अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है स्मॉल कैप का और स्मॉल कैप की पीई भी लो है, तो हम स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्ट कर देंगे। निफ्टी में क्या करेंगे, निफ्टी मिड कैप में देखेंगे, अगर निफ्टी मिड कैप की भी अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है और निफ्टी मिड कैप का जो पीई है वो निफ्टी 50 की पीई के इक्वल है, तो हम निफ्टी मिड कैप में भी कर देंगे। और निफ्टी 50 की अगर निफ्टी मिड कैप की पीई अगर निफ्टी बैंक मतलब निफ्टी मिड कैप की पीई अगर बैंक की पीई के इक्वल है, तो भी हम निफ्टी मिड कैप में इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन ईजीआर भी चेक करनी पड़ेगी। लेकिन स्मॉल कैप में अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोई ईटीएफ नहीं है। जब मान लो अगर फ्यूचर में कोई ईटीएफ आता है, कोई इंडेक्स फंड आता है स्मॉल कैप का, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ईटीएफ का हमारे पास 150 मतलब मिड कैप का हमारे पास 150 का मिड कैप है, मतलब ये जो है निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी मिड कैप 150 का हमारे पास ईटीएफ है, तो इसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फैक्ट शीट खोल के दिखा देता हूं आपको, थोड़ा यहाँ ले आते हैं कि क्लियरली दिख जाए। तो यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो इसमें आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फ्री फ्लोट आपको पता है रीबैलेंसिंग होगी इसके अंदर। पीई 21.9 के आसपास है, अच्छा है, मतलब निफ्टी से भी कम, मतलब निफ्टी 50 की पीई से भी कम मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी कोई डिसीजन नहीं लेना। तो ये इसके अंदर वेटेज है इसकी कि कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर आती हैं, तो इसके भी आप चेक कर सकते हो निकाल के। इसमें तो यहाँ पे शायद निकाल ही रखा है सेक्टर्स में, अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको डिसाइड करने वाले हैं। तो अब हमने बात कर ली कि मतलब स्मॉल कैप मिड कैप इनके अंदर भी मजा तब आता है जब ये बैंक की पी के इक्वल आ जाए, लेकिन अगर निफ्टी के पी के इक्वल हो तो भी हम शायद इन्वेस्ट कर देंगे अगर पीई और ईजीआर दोनों लो है। पीई और ईजीआर दोनों लो है, दोनों चीजें चेक करेंगे। स्मॉल कैप में तो अभी बिल्कुल नहीं घुस सकते कि कोई ईटीएफ नहीं है, कोई इंडेक्स फंड नहीं है। मिड कैप में शायद घुस जाएंगे, लेकिन अभी डिसीजन तो लेना नहीं। मिड कैप के लिए पीई तो सही है, ईजीआर चेक करनी पड़ेगी। ईजीआर मैं आपको बता रहा हूँ सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी मिड कैप में इसलिए नहीं घुसना चाहते क्योंकि अभी तो पहले बार डिसीजन नहीं लेना। दूसरी बात, मिड कैप में अभी ये प्रॉब्लम क्या लगती है कि अभी क्योंकि कोरोना वाला क्राइसिस आ गया, जो छोटी कंपनी है जनरली इनकी अभी ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनीज बंद हो सकती
सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या होगा, जो छोटी कंपनीज है इनका जो बिजनेस है ये बड़ी कंपनीज के पास चला जाएगा, क्योंकि जब भी क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है, हमने याद करो बात करी थी कि जब बूम आता है, जब बढ़ रहा होता है सब कुछ, जो छोटी कंपनीज है तेजी से बढ़ती हैं बड़ी कंपनी से कंपैरिजन में। लेकिन जब बर्स्ट आता है, जब सब कुछ खराब हो रहा होता है, जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, इकोनॉमी नीचे गिर रही होती है, तो जो बड़ी कंपनीज है जनरली स्टेबल रहती हैं और कम डिस्ट्रॉय होती हैं, लेकिन छोटी कंपनी डिस्ट्रॉय कोलैप्स खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए इस टाइम पे हमें लग रहा है, क्योंकि ये क्राइसिस वाला टाइम है, तो इस टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि जो निफ्टी 50 है ये जो है, इसकी जो कंपनीज है ये बिजनेस खा जाएंगी उन कंपनीज का जो छोटी है। तो इस टाइम पे मिड कैप में इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन फ्यूचर में हाँ, अगर मिड कैप की पी निफ्टी 50 के पी के इक्वल है, या मिड कैप की पी अगर आप कंजर्वेटिव हो तो मिड कैप की पी को बैंक की पी के इक्वल लेके आओगे, मिड कैप की पी बैंक की पी के इक्वल है और अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो है, तो हम मिड कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे। स्मॉल कैप में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ईटीएफ या इंडेक्स फंड नहीं है। और इन सब के अंदर सिप विप करना हम जनरली प्रेफर नहीं करेंगे। हम क्या प्रेफर करेंगे, लमसम इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन हमें समझ आया, हाउ बैंक्स वर्क अभी तक समझ नहीं, मतलब ये बताया नहीं है मैंने आपको अभी तक। और फिर चेक पीई एंड अर्निंग्स मैंने आपको बता दिया, दोनों चीजें देखनी है। प्रेजेंट से और पास्ट की 5 ईयर्स से हमने कंपैरिजन करना है, 5 ईयर्स की चेक करेंगे, उसके बाद डिसीजन लेंगे। फिर इंडेक्स का मैंने आपको बता दिया, अगर इंडेक्स है तो मजा आ जाएगा। इंडेक्स फंड है तो इंडेक्स फंड तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है। ईटीएफ किसका, बैंक बीस का ईटीएफ है, इंफ्रा बीस का ईटीएफ है, और हमारे पास एक ईटीएफ है निफ्टी मिड कैप का। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो जनरली या तो डाइवर्सिफाइड होंगे, कोई और होंगे, लेकिन उनमें नहीं जाएंगे। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये हम इंडेक्स फंड के थ्रू जाएंगे। बैंक बीज, इंफ्रा बीज और निफ्टी मिड कैप, ये हम ईटीएफ के थ्रू जाएंगे। और ग्रुप ऑफ स्टॉक्स मतलब मान लो आप कहते हो कि भाई मेरे को तो आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, मेरे को तो आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, लेकिन आईटी के लिए कोई मिड कैप, आईटी के लिए कोई ईटीएफ ही नहीं है, या आईटी के लिए कोई इंडेक्स फंड ही नहीं है। म्यूचुअल फंड शायद हो, पर म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप कह रहे हो मेरे को आईटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ना कोई ईटीएफ है ना कोई इंडेक्स फंड है, तो हम ग्रुप ऑफ स्टॉक्स खरीद लेंगे। मतलब टीसीएस खरीद लेंगे, इन्फोसिस खरीद लेंगे, सारे डीमैट में खरीद लेंगे, और वहां आगे परसेंटेज लिखी होगी, तो परसेंटेज के हिसाब से उसको रीबैलेंस करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर मैं बस खुला पड़ा है तो तो यहाँ पे टाटा, अभी अगर मान लो आप कहते हो कि आज 100 रुपए मेरे को डालने हैं आईटी में, तो मैं क्या करूँ। आप मेरे पास आया, मेरे को बोलते हो कि भाई मेरे को लग रहा है आईटी बहुत सही है और 100 रुपए मेरे को आईटी में डालने हैं, तो मैं क्या करूँ। तो मैं बोलूंगा 100 रुपए अगर तेरे को आईटी में डालने हैं तो 27 रुपए 44 पैसे टाटा टीसीएस में डाल दे, इन्फोसिस में 26 डाल दे, एचसीएल के अंदर 11 डाल दे, विप्रो में 10 डाल दे, टेक महिंद्रा में 8 डाल दे, और इस तरीके से इसको कर दे, और हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद इसको रीबैलेंस करता रहियो। तो इस तरीके से तू अपना खुद का ईटीएफ बना लेगा घर बैठे बैठे, तो किसी को कोई पैसे देने की भी जरूरत इसमें नहीं है। तो यहाँ पी भी चेक कर सकते हो, पी बाय बी, ये सब आप खुद चेक कर सकते हो। तो ये सारी बातें अभी तक हमको समझ आई है। हमें एक और चीज बहुत जरूरी समझ आई है कि अभी हमने डिसीजन कोई भी नहीं लेना। तो एक बार मैं आपको बैंक्स की समझा देता हूँ कि हाउ डू बैंक्स वर्क। क्यों समझा रहा हूँ मैं ये, तो मतलब एज इसमें कोई रीजन नहीं है, लेकिन जनरली क्योंकि आप एक कोर्स कर रहे हो मेरे से और ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंस का कोर्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, जब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं कि कौन से स्टॉक अच्छा है, तो हम बैंकिंग को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंकिंग की वर्किंग किस तरीके से होती है। जब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स करेंगे तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक है। तो ये मान लो बैंक है, तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम जैसे लोग क्या करते हैं, बैंक्स के अंदर जाके अपने पैसे जमा कराते हैं। या तो हम किस में कराएंगे, सेविंग अकाउंट में कराएंगे, या हम करंट अकाउंट में कराएंगे, या हम एफडी वगैरह में कराएंगे। इस तरीके से आरडी कराएंगे। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। एफडी तो आपको पता है फिक्स डिपॉजिट, 1 लाख रुपए डाल दिए 1 साल के लिए, फिक्स रहेगा। आरडी का मतलब जैसे सिप कर रहे हो, हर महीने सिप कर रहे हो, और वो बैंक के अंदर जा रही है सिप, मतलब कहीं इन्वेस्ट नहीं हो रही वो सिप, कहीं पैसे इन्वेस्ट नहीं हो रहे, बस वो एफडी एक ऐसी एफडी जो आप हर महीने डाल दो, तो उसे कहते हैं आरडी। तो सेविंग्स अकाउंट में आप जा सकते हो, करंट अकाउंट में जा सकते हो, एफडी में जा सकते हो, आरडी में जा सकते हो, या फिर और कोई तरीका है नहीं। और जनरली हम कुछ नहीं करते बैंक्स के थ्रू, मतलब हम पैसे जमा कराते हैं। तो सेविंग्स में कराओगे तो बैंक को 3% आपको देना पड़ेगा, करंट में आपको बैंक को कोई पैसे नहीं देना पड़ेगा, 0%, एफडी में 6-7% के आसपास देना पड़ेगा, और सिमिलरली आरडी में भी 6-7% के आसपास देना पड़ेगा। तो बैंक देखता है कि भाई मैं 6-7% पे पैसा उठा रहा हूं, तो बैंक क्या करता है इस पैसे का, बैंक क्या करता है, बैंक को अगर आपको 3% देना है, अगर आपने सेविंग कर रखी है या एफडी आरडी में 3% देना है, तो बैंक को ये पैसा किसी को देना पड़ेगा। तो ये बैंक बिजनेसेस को, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं उनको ये लोन देता है। क्या देता है, लोन देता है। तो लोन कितने परसेंट देता है बैंक, अगर 6-7% को मारा तो जनरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, एनआईएम कहते हैं इसको, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कि मतलब बैंक मान लो 6% पे पैसा उठा रहा है, 6% पे, और वो लोन दे रहा है 10% पे, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो ये 4% क्या हो गया, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन मान लो 4%, 5% के आसपास लेके 11% पे लोन देता है। तो बिजनेस को 11% पे लोन देता है, तो बिजनेस को 11% देते हैं। उस 11% में से 6-7% अगर आपने एफडी करा रखी है, आरडी करा रखी है, या सेविंग्स में, तो 3% आपको देता है, यहाँ कुछ नहीं पैसा देता। और बाकी मान लो 11% पे बैंक को पैसा, मतलब 11% बैंक की अर्निंग है, 7% एफडी का रेट है जो वो आपको दे रहा है, तो 4% बैंक इससे कमा लेता है, और इससे बैंक बहुत अमीर बन जाता है। मतलब कितना सिंपल बिजनेस है,
सिर्फ पैसा उठाया है, कहीं और पैसा दिया और बीच का कमीशन कमा लिया। इसमें फिर कार्ड्स, अगर आप कार्ड यूज करते हो तो कार्ड्स की आपसे अलग फीस लेता है, अगर आप एसएमएस यूज करते हो, एसएमएस वगैरह आता है तो एसएमएस की अलग फीस लेता है। आप इंटरनेट बैंकिंग करते हो तो बैंक तो चाहता ही है, अब सारे बैंक चाहते हैं कि आप इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ज्यादा यूज करो, कि आप ब्रांचेस पे कम जाओ, एटीएम्स कम यूज करो, क्योंकि एटीएम आप यूज करते हो तो भी बैंक आपसे चार्ज लेता है, 4 या 5 बार शायद फ्री यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको बैंक आपसे चार्ज लेता है एटीएम यूज करने का किसी और बैंक का। अपने बैंक का जितना मर्जी बार यूज करो, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में हो और आप कोटक का एटीएम यूज कर रहे हो तो शायद 4 या 5 बार आप यूज कर सकते हो किसी और बैंक का, फिर आपको चार्ज देना पड़ता है। कार्ड यूज करते हो चार्ज देना पड़ता है। बैंक लेकिन चाहता है कि आप बार बार ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करोगे तो उसको ज्यादा ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ेगी, ब्रांचेस खोलता है तो उसको इतने सारे लोग बिठाने पड़ते हैं, उसको इतने सारे रेंट देना पड़ता है, वहां पे सेटअप करना पड़ता है। ऑनलाइन के वो पैसे ऑलरेडी दे ही रहा है तो वो चाहता है कि आप ऑनलाइन करो और ऑनलाइन से बैंक को ज्यादा फायदा होता है। तो ये बिल्कुल बैंक का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। लेकिन बैंक में प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो बैंक ने 5 लोन दे रखे हैं, मान लो बैंक ने 1 2 3 4 5, बैंक ने ऐसे 5 लोन दे रखे हैं, ये वापस कर रहा है टाइम पे, ये वापस कर रहा है, ये वापस कर रहा है, ये भी वापस कर रहा है। लेकिन मान लो इसने 90 दिन तक अपने लोन की पेमेंट नहीं करी, 90 डेज तक। बैंक लोन किस किस को देता है, बैंक जो लोन है बिजनेसेस को भी दे सकता है, कोई बंदा बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या आप जैसे मेरे जैसे लोगों को भी दे सकता है घर खरीदने के लिए लोन। आप बोल रहे हो घर खरीद रहा हूँ अब बोल रहे हो कार खरीद रहा हूँ, फोन खरीद रहा हूँ, कुछ भी खरीद रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसा सामान ले रहा हूँ, तो बैंक आपको इन चीजों के लिए भी लोन दे सकता है। तो एक बंदे ने लोन 90 दिन तक वापस नहीं किया, तो जब वो लोन वापस नहीं करता तो ये एक एनपीए बन जाता है बैंक का। क्या बन जाता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब क्या होता है, जो बैंक है जो, अगर आपने बैंक में जाके पैसा जमा कराया तो बैंक के लिए वो पैसा क्या है, लायबिलिटी है। अगर आपने बैंक में जाके पैसा जमा कराया 1 करोड़ रुपए, तो बैंक के लिए वो 1 करोड़ रुपए क्या है, लायबिलिटी है। क्यों, क्योंकि बैंक को इस पे इंटरेस्ट देना है। लेकिन मान लो बैंक अगर पैसे से लोन दे रहा है, 1 करोड़ रुपए का बैंक अगर किसी को लोन दे रहा है तो वो उसके लिए क्या है, एसेट है, वो उसके लिए क्या है, एसेट है। क्यों, क्योंकि वो उसको इंटरेस्ट इनकम देगा, वो उसको इंटरेस्ट इनकम देगा। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, मान लो यहाँ पे भी 11% का लोन दिया, या 12 का दिया, या 13 का दिया, 14% का दिया, यहाँ पे भी 10% का दिया था सिर्फ, लेकिन ये सारे वापस करें तो ये तो हमारे प्रॉपर नॉर्मल एसेट हो गए। लेकिन ये वाला जो एक बंदा है ये वापस नहीं करा और 90 दिन तक इसने ईएमआई अपनी वापस नहीं करी है, 90 दिन तक जो इसका इंटरेस्ट बनता है लोन पे वो इसने जितना भी पैसा देना था वापस नहीं किया, 90 डेज हो गए अब नहीं किया, तो बैंक को डिक्लेयर करना पड़ता है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि बैंक को इसको एक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करना पड़ता है। इसे क्या बोलना पड़ता है कि ये क्या है, एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये बैंक के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर बैंक को इसके लिए प्रोविजंस करने पड़ते हैं। वो प्रोविजंस वगैरह हम स्टॉक्स में डिस्कस करते हैं कि प्रोविजंस बैंक कैसे करता है। जैसे मान लो 40 लाख का लोन हमें लग रहा है डिफॉल्ट कर देगा, डिफॉल्ट कर देगा मतलब नहीं देगा, तो बैंक के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बैंक को आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन 40 लाख का लोन डिफॉल्ट हो गया तो उसके लिए बैंक हर महीने अपनी जो अर्निंग हो रही है, हर क्वार्टरली अर्निंग, उसमें से कुछ पैसा इस डिफॉल्ट के लिए निकालता रहेगा, तो उसे प्रोविजनिंग कहते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। तो बिल्कुल बेसिक सा मैं आपको बता रहा था बैंक किस तरीके से काम करते हैं। आप जैसे मेरे जैसे लोग, हम लोग बैंक में पैसे जमा कराते हैं, बैंक हम जैसे लोगों को या फिर बिजनेसेस को लोन देता है। जो लोन से इंटरेस्ट आता है वो 10-11%, 12% के आसपास होता है। हमें जो पैसा देना होता है 5-6%, कभी कभी 3%, कभी कभी 0% भी होता है। तो बीच का जो डिफरेंस होता है वो बैंक खाता है और उससे पैसे कमाता है। तो बैंक का बहुत इजी बिजनेस मॉडल है, सिंपल प्लेन बिजनेस मॉडल है। अभी बैंक एनालाइज करना लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। बैंक एनालाइज करने में नेट इंटरेस्ट मार्जिन, एनपीए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बहुत सारी चीजें हम चेक करते हैं। उसके अंदर टोटल मैंने याद है, मैंने जब बैंकिंग की एनालिसिस किया था लास्ट टाइम, तो मैंने 21 चीजें बनाई थी और उसमें भी 4 चीजें रह गई। 25 चीजें, 25 नहीं 21 चीजें टोटल थी, 21 चीजें टोटल थी प्लस 4 मैनेजमेंट की। वो 25 चीजें अगर आप चेक करोगे तो उसके बाद आप कह सकते हो कि एक बैंक अच्छा है नहीं। तो इतनी सारी चीजें चेक करनी पड़ती है बैंकिंग में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको बैंक का बिजनेस मॉडल समझाया समझने के लिए। तो एक बार प्रेजेंटेशन पे हम देख लेते हैं। मैंने आपको हाउ बैंक्स वर्क भी बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। या तो हम इंडेक्स है तो इंडेक्स में जाएंगे, ईटीएफ है तो ईटीएफ किसका है, बैंक का है, बैंक बीज है, इंफ्रा बीज है, मतलब बैंकिंग का ईटीएफ है, इंफ्रा का ईटीएफ है और मिड कैप का ईटीएफ है, और कोई ईटीएफ नहीं है। बाकी हम निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड के थ्रू जाएंगे। ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, मान लो आईटी में इन्वेस्ट करना है, नहीं है कुछ, ऑयल में इन्वेस्ट करना है हमको, ऑयल में कुछ नहीं है, मतलब कोई हमारे पास कोई ईटीएफ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ स्टॉक्स खरीद लेंगे, रिलायंस खरीद लेंगे, गेल खरीद लेंगे, एनटीपीसी खरीद लेंगे, ये सब खरीद लेंगे और ऊपर नीचे करते रहेंगे। फिर हम पीई भी चेक करेंगे बहुत ध्यान से, अर्निंग भी चेक करेंगे, पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे अपना। एक भी चीज लो होगी तो हम खरीदने को मान जाएंगे, पर क्या होना चाहिए उसके साथ, एक भी चीज लो हो मतलब तो हम खरीद लेंगे, लेकिन साइकिल भी आनी चाहिए, मतलब वो वाला फेज आना चाहिए तभी हम लेंगे। और लमसम करना प्रेफर करेंगे, इसमें सिर्फ कभी नहीं करेंगे। फिर माइक्रो, स्मॉल, मिड की बात करी, माइक्रो की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। स्मॉल में हम कर सकते थे, लेकिन स्मॉल में कोई ईटीएफ वगैरह नहीं है तो उसमें स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मिड कैप में ठीक है, मिड कैप में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। उसका मैंने आपको रीजन दिया कि अभी बड़ी कंपनीज जो है वो बेटर परफॉर्म करने वाली है छोटी से, क्योंकि छोटी मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो सकती है और बड़ी के पास उनका बिजनेस आ जाएगा। तो मिड कैप में हम कर सकते हैं क्योंकि इसका ईटीएफ है, लेकिन कब करेंगे, जब इसकी पीई किसके इक्वल होगी, निफ्टी के। लेकिन कंजर्वेटिव तो क्या करोगे, मिड कैप में तभी इन्वेस्ट करोगे जब मिड कैप की पीई बैंक की पीई के इक्वल आएगी और अर्निंग ग्रोथ रेट चेक करेंगे कि अर्निंग ग्रोथ रेट भी लो होना चाहिए। फिर लार्ज की तो हमने बात करी, लार्ज तो बहुत ईजी है हमारे लिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसकी हम बात कर चुके हैं। ब्लू चिप हमारे लिए निफ्टी 50 है तो बहुत उसके लिए उसकी बात कर चुके हैं। सेक्टर हम कब खरीदना प्रेफर करते हैं,
हैं, वी लाइक टू बाय सेक्टर्स विच आर कंप्लीटली निग्लेक्टेड, मतलब जिनको कोई भी नहीं देख रहा, जिनसे कोई बात भी नहीं कर रहा, एंड सेल देम व्हेन दे आर हॉट, और तब बेचेंगे जब वो हॉट होंगे, जब वो सारे उनकी बात कर रहे होंगे। मतलब 2007-8 के आसपास रियलिटी सेक्टर उसकी सारे बात कर रहे थे, और 2007-8 के आसपास इंफ्रा की भी बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। तो मान लो अगर आपने गलती से ऑपोजिट अप्रोच अपना ली होती, मतलब आपने क्या किया होता, आपने तब इन्वेस्ट कर दिया होता जब सेक्टर हॉट था, तो मतलब आपको क्या प्रॉब्लम आती। मान लो आपने इंफ्रा 20 के अंदर तब इन्वेस्ट किया होता जब सेक्टर हॉट था 2008-9 के आसपास, तो आप देख रहे हो आपने यहां इन्वेस्ट किया होता 378 के आसपास, तो आज तक ये मैक्सिमम दिखा रहा हूँ 377 के 378 के, तो मतलब अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते, और यहाँ पे तो अभी आप लॉस में होते। तो अब हमने क्या करना है, हमने तभी खरीदना है कोई भी सेक्टर जब वो सस्ता हो, और बेचना कब है, जब वो महंगा हो। महंगे सेक्टर को कभी नहीं खरीदना। मान लो सेक्टर महंगा हो गया, पीई हाई है, ईजीआर हाई है, तो हम नहीं खरीदेंगे। तो ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। और जो डाइंग सेक्टर है, जैसे मान लो न्यूज़पेपर का बिजनेस है, न्यूज़पेपर सेक्टर शायद एक डाइंग सेक्टर है। मीडिया सेक्टर जैसे मान लो जो टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं, आजकल तो लोग देख रहे हैं, लेकिन जनरली मेरे को लगता है कि अब ये लोग न्यूज़ देखना खत्म करेंगे और जनरली सारे ऑनलाइन आ जाएंगे यूट्यूब पे। जैसे स्कूप वूप एक बहुत अच्छा चैनल है जो ये सारे दिखाता रहता है, मुझे पता नहीं सही है नहीं है, लेकिन मैंने देखा तो मेरे को लगा कि बहुत अच्छा है, तो न्यूज़ से अच्छा दिखा रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन और चैनल्स हैं, तो मुझे लगता है कि जनरली लोग ऑनलाइन जाना प्रेफर करेंगे, और ये आज तक वगैरह एबीपी वगैरह ये लोग देखना कम कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो मीडिया सेक्टर मुझे लगता है थोड़ा सा डाइंग सेक्टर हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। तो ऐसा आपको खुद देखना है कौन कौन से सेक्टर डाइंग सेक्टर हो सकते हैं, तो उनके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना। हाउ बैंक्स वर्क मैंने आपको समझाया। फिर मैंने आपको समझाया कि मार्केट साइकिल भी देखनी है, पीई भी देखनी है, ईजीआर भी देखनी है। इन दोनों में से एक भी लेस होगी, एक भी कम होगी तो हम इन्वेस्ट कर देंगे, लेकिन मार्केट साइकिल होनी चाहिए, मतलब उसका जो फेज है वो आना चाहिए। मैंने आपको ये सारी बातें बताई। फिर मैंने आपको बताया कि अब कौन कौन से तरीके के लोग होते हैं। कोई लोग होता है जो कहता है कि भाई मैं सेक्टर्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला, मैं सिर्फ निफ्टी में कर दूंगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में कर दूंगा, और स्मॉल और मिड कैप में कर दूंगा, क्योंकि मिड कैप का ईटीएफ है, स्मॉल कैप का ईटीएफ नहीं है, तो इसलिए स्मॉल कैप में भी नहीं करूंगा, तो मैं निफ्टी में भी कर दूंगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कर दूंगा, और मिड कैप में भी कर दूंगा, लेकिन मैं सेक्टर टच नहीं करूंगा। कोई ऐसा कहता है। कोई कहता है मैं सेक्टर्स टच कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ बैंक में करूंगा, बैंक 20 में करूंगा, और इंफ्रा 20 में करूंगा। ये इसलिए क्योंकि इनका मेरे पास ऑलरेडी एक इंफ्रा 20 बना पड़ा है, बैंक 20 बना पड़ा है, और इनका मेरे पास एक ऑलरेडी एक बास्केट है, तो इसके अंदर मैं इजीली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कोई कहता है कि यार मैं तो आईटी में भी इन्वेस्ट करूंगा, और खुद ही अपने हिसाब से रीअरेंज कर लूंगा कि अगर टीसीएस 26 है, इन्फोसिस 25 है, तो ऊपर नीचे मैं खुद कर लूंगा पोर्टफोलियो में, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में देख के, तो मैं वो वाला भी कर लूंगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप किस वाले में जाना चाहते हो, इसमें मेरी तरफ से कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो ये सब मैंने आपको मार्केट्स और सेक्टर्स के बारे में बताया। अब हम बहुत जरूरी चीज फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करने वाले हैं। पूरे के पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे।